हेलो एवरीवन, आज हम एक और करंट अफेयर की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, 1948 से 2025 तक फ़िलिस्तीनियों ने नकबा के 77 ईयर्स पूरे होने का जश्न मनाया। तो जो फ़िलिस्तीनियों का नकबा डे है उन्होंने सेलिब्रेट किया है 15 मई को। तो उसको रिलेटेड ये न्यूज़ सामने आ रही है। तो नकबा के 77 ईयर्स इतिहास खुद को दोहरा रहा है। नकबा क्या है और फ़िलिस्तीनी मतलब क्यों कहते हैं कि यह फिर से हो रहा है। तो फ़िलिस्तीनी जो हैं, जो आपको पता ही है, इज़राइल, गाज़ा, फ़िलिस्तीन, वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस बन चुकी हैं जैसे युद्ध भी चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो उसको वहाँ के जो लोग हैं, तो फ़िलिस्तीनी लोग ये कहते हैं कि ये नकबा जैसी सिचुएशन बनती जा रही है। इज़राइल ने गाज़ा में 100 से अधिक लोगों को मार डाला, जबकि फ़िलिस्तीनियों ने नकबा के 77 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। नकबा की वर्षगांठ पर इज़राइल के दक्षिणपंथी गुटों द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर हमले करने का आह्वान किए जाने के बीच गाज़ा में नए हमलों को कम से कम 115 लोगों की मौत हो गई है। तो वहाँ पर जो इज़राइल और गाज़ा की लड़ाई चल रही है, हमास, जो इज़राइल है वो हमास को ख़त्म करना चाहता है। हमास एक संगठन है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जो ऐसी कंडीशंस बन चुकी है कि वहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब हो रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जो फ़िलिस्तीनी पीपल, मतलब लोग हैं जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो कहते हैं कि ये नकबा ही हो रहा है, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? नकबा 1948 में इज़राइल के निर्माण के दौरान, जब इज़राइल का निर्माण होता है, इज़राइल कंट्री जब बनती है, उसके दौरान फ़िलिस्तीनियों का सामूहिक विस्थापन होता है। फ़िलिस्तीनी लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। उसके 77 साल, मतलब 77 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो कई फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 15 मई को वे गाज़ा और कब्ज़े वाले पश्चिमी तट के नए सिरे से तबाही के बीच उस आपदा की सालगिरह मनाते हैं। मतलब वहाँ पर तबाही चल रही है, लेकिन फिर भी लोग इसको एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सालगिरह मना रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होता है। उसके बाद गाज़ा में 53,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये नकबा है क्या। नकबा न्यूज़ में है तो पता होना बहुत ज़रूरी है। नकबा क्या किसे कहते हैं? नकबा का जो लिटरेरी मतलब अर्थ होता है, अरबी, एक ये अरबी वर्ड है, अरेबिक, इसका अरबी में अर्थ होता है आपदा। नकबा का अर्थ होता है आपदा। जैसे कोई आपदा मतलब क्या, जैसे कोई मुसीबत तरह कुछ हो जाता है ना, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, मुसीबत जो जिसे कहते हैं संकट आ जाता है। 1948 में इजरायली कब्जे की स्थापना के दौरान फ़िलिस्तीनियों द्वारा अनुभव किए गए विस्थापन, बेदखली और अस्थायी आघात का दर्शाता है। नकबा एक ऐसी कंडीशन आप कह सकते हैं, उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं कि जब इज़राइल कब्ज़ा करता है फ़िलिस्तीन पर, है ना, पैलेस्टाइन पर, तो उसके द्वारा जो पैलेस्टीनियन लोग होते हैं उनको विस्थापित, मतलब उनको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश की जाती है। उनको वहाँ से निकाला जाता है उनके क्षेत्र से जहाँ पर वो रहते होते हैं पहले, क्योंकि इज़राइली लोग कहते हैं कि ये हमारी जगह है। हमारे जो धार्मिक, जो इज़राइल, पैलेस्टीन और गाज़ा, तीनों लोग जो हैं ये मानते हैं कि जो इज़राइल वाला क्षेत्र है पूरा, तो वो हम अलग अलग धर्मों को, मतलब तीन धर्म हैं, तो वो लोग ये मानते हैं, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, तो तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए उनके बीच आपस में युद्ध चला था। तो जब ये युद्ध शुरू होता है 7 अक्टूबर 2023 को, उससे पहले थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन जो बड़े लेवल पर होता है वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास, जो गाज़ा में एक संगठन है, हमास चाहता है कि मैं पूरे पैलेस्टीनियन पर कब्जा करूं, लेकिन इज़राइल चाहता है कि हम पूरी गाज़ा पट्टी पर भी अपना कब्जा कर लें। तो इसी तरह से ये एक सत्ता की, मतलब सत्ता ही कह सकते, ऐसी लड़ाई है कि जो इज़राइल चाहता है ये पूरा क्षेत्र मेरा हो, गाज़ा चाहता है ये पूरा क्षेत्र मेरा हो। लेकिन इसी बीच जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आम जनता है, उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो ये एक इतिहास का एक ऐसा मतलब
हम इसे कह सकते हैं इतिहास का एक ऐसा पेज है जहाँ पर ये बिल्कुल पहले चीज़ें दोहराई जा चुकी हैं। तो वहाँ के जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो कहते हैं कि अब भी नकबा जैसी सिचुएशन बन चुकी है। नकबा में क्या था, जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया था, बेदखल किया गया था और उनको स्थानीय आघात पहुँचा था बहुत ज़्यादा। नकबा में लगभग 7 लाख फ़िलिस्तीनियों के सामूहिक पलायन को संदर्भित करता है। मतलब 7 लाख जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया था, जो उस समय की आधी से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी आबादी थी, जो 1947-49 की अवधि के दौरान विशेष रूप से अरब इजराइल युद्ध के दौरान अपने घरों से भाग गए थे या निष्कासित कर दिए गए थे। मतलब अपने घरों से उन्होंने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उस समय 1947-48 की अगर हम बात करें तो अरब और इजराइल के बीच युद्ध चल रहे थे, अरेबी कंट्रीज़ और इजराइलों में। नकबा 1947-49 के दौरान हुए अरब इजराइल युद्ध और उससे संबंधित घटनाओं का एक परिणाम है। तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको नकबा का नाम दिया जाता है, जो इजराइल की स्थापना और फ़िलिस्तीनी समाज के विघटन से जुड़ा हुआ है। तो इजराइल की स्थापना उस समय पूरी तरह से हो जाती है, पैलेस्टाइन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और जो फ़िलिस्तीनी समाज है उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। इसमें ब्रिटिश जनादेश कब शुरू होता है, फिर हम इतिहास से ही हम करेंगे सारा कुछ। 1917 से 1947 के बीच क्या होता है, पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही फ़िलिस्तीन जो होता है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। मतलब ब्रिटिश की एक कॉलोनी बन जाती है। 1917 के बालफोर घोषणा पत्र में ब्रिटेन ने यहूदी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन किया था। अगर आपको पता हो, इस पर हमने एक अलग से जो इजराइल और गाज़ा की जो पूरी हिस्ट्री उस पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने ये बात की थी कि जो फ़िलिस्तीनी जो यहूदी लोग थे उनको 1917 से पहले कहीं भी उनके लिए रहने की जगह नहीं उन्हें मिल रही थी। हर जगह से उनका तिरस्कार किया जा रहा था, मतलब अपमान हो रहा था कि यहूदी लोगों का कोई अपना ठिकाना नहीं था। लेकिन जब ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन जाती है तो वो इजराइल में जाते हैं, तो इजराइल जो फ़िलिस्तीन में कब्ज़ा कर लेते हैं। ब्रिटेन की जो सरकार है वो ब्रिटिश लोग, तो वो घोषणा करते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाएगा जहां पर सिर्फ यहूदी लोग ही रहेंगे, जिसे जाऊनी अप्रवासन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समय में क्या होता है, यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन अरबों के ने ज़ाउनी भूमि अधिग्रहण और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। तो जैसे ब्रिटिश थे उन्होंने घोषणा की थी कि यहूदियों का एक अपना अलग से देश होगा, तो जो अरब लोग होते हैं, अरेबी कंट्रीज़ होती हैं, तो वो इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर देती हैं। फिर होता है संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना होती है। 1947 में एक योजना लेकर आता है संयुक्त राष्ट्र। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा, 181 पारित किया था। मतलब ये प्रस्ताव जितने भी उसने पहले पारित किए थे उनकी ये नंबर सीरीज़ है। 181 पारित करता है संयुक्त राष्ट्र, जिसमें फ़िलिस्तीनियों को 2 स्वतंत्र राज्य, एक यहूदी और एक अरब में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो उस समय जो यहूदी लोग थे उनका एक अलग से राष्ट्र, मतलब जो पैलेस्टीनियन कंट्री है, मान लीजिए ये पैलेस्टीन है, तो इनको 2 राष्ट्र में बांटने का, कि एक तरफ यहूदी रहेंगे तो दूसरी तरफ अरब रहेंगे। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की बात की गई थी। यरूशलेम ये एक तीनों धर्मों के लोग इस शहर को बहुत ही अपने धार्मिक मतलब पवित्र स्थल के रूप में देखते हैं। जैसे एक धार्मिक तीर्थ स्थल होता है ना, उस तरह से तीनों धर्मों को लोग यहाँ पर, यहूदी, हम बात कर रहे हैं यहूदियों की, ईसाई इसमें आते हैं, और इस्लाम, जो इस्लामिक लोग हैं मतलब मुसलमान लोग हैं, जो उनकी बात हो रही है। यहाँ पर तीनों धर्मों के लोग, ये यरूशलेम को लेकर ही सारी लड़ाई चल रही है आज तक, कि यरूशलेम तीनों धर्म के अलग अलग लोग जो कहते हैं कि ये हमारा पवित्र स्थल है, तो जो ईसाई कहते हैं वो हमारा है, जो यहूदी कहते हैं वो हमारा है, और जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि ये हमारा पवित्र स्थल है। तो जाऊनी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार किया था, लेकिन जो फ़िलिस्तीनी अरबों और पड़ोसी अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो 2 तरह के गुट थे, एक थे जाऊनी और एक फ़िलिस्तीनी अरब देश थे जो, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था जो प्रस्ताव आया था।
क्योंकि यह उनकी भूमि के बड़े हिस्से को यहूदी राज्य को देता था। मतलब इसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि उनकी जो भूमि है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहूदियों के पास चला जाएगा। जबकि फिलिस्तीनी अरब बहुसंख्यक थे। अरबों की बात, अरब मतलब कि मुस्लिम थे जो, तो अरब बहुसंख्यक थे उस समय पर, तो ये कहते थे कि हमारे जगह पर कोई कब्जा क्यों करें, तो इसी प्रकार से अरब लोग इसका विरोध कर देते हैं। फिर होता है 1948 का युद्ध हो जाता है इसी बीच, और एक नकबा की सिचुएशन बन जाती है। युद्ध की शुरुआत होती है 14 मई 1948 को ब्रिटिश जनादेश को समाप्ति पर। जब ब्रिटिश जनादेश मतलब ब्रिटिश यहाँ से जब चले जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं अरब और यहूदी लोग, तो वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं कि भाई अब आप ही संभालो अपनी जो भी सिचुएशन है, हम यहाँ से चले। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। अगले दिन फिर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, उनकी सेना जो है इजराइल पर हमला कर देती है, जिससे अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन नकबा की शुरुआत इससे पहले ही हो चुकी थी। 1947 के जब लास्ट वाले अंत में ज़ाउनी मिलिशिया समूह, जिसमें हगनाहा, इरगुन और स्टर्न गैंग ने, मतलब ये 3 संगठन थे, फिलिस्तीनी गांव और शहरों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। तो तब नकबा की सिचुएशन हो गई थी, तो लोगों ने अपने जगह घर बार छोड़ना शुरू कर दिया था, किसी और जगह पर जाने लग गए थे। तो फिर उस समय विस्थापन और नरसंहार होता है। 1947-49 के बीच लगभग 7,50,000 फिलिस्तीनियों को उनके घरों से ज़बरदस्ती निकाला गया था, और या फिर वे डर और हिंसा के कारण भागने से मजबूर हो गए थे। 530 से अधिक फिलिस्तीनी गांवों को नष्ट कर दिया गया था। तो आप खुद सोच कर देखिए, 530 गांव हैं जो उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे? वो विस्थापित होंगे, अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाएंगे, जिनमें से कई को तो पूरी तरह से मतलब पूरी तरह मिट्टी के ढेर हो चुके थे, या फिर उन पर इजरायली बस्तियां भी बन गई थी। प्रमुख नरसंहार में जो देर यासीन नरसंहार है अप्रैल 1948 में, इसमें अलग अलग समय पर बहुत ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर लोगों का नरसंहार, लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो नरसंहार जो यासीन नरसंहार है अप्रैल 1948 में आता है, जहां पर इरगुन और स्टर्न गैंग ने 100 से अधिक फिलिस्तीनी पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मार दिया था। इस तरह की घटनाओं ने व्यापक आतंक फैलाया। इससे क्या होता है? आतंक फैल जाता है, जिसके कारण हज़ारों लोग भाग गए थे। तो इसको नकबा का नाम दिया गया था, जब लोग अपनी मर्जी से, जब मजबूरी में या फिर ज़बरदस्ती उनको अपनी जगह या अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा था। शहर जैसे कि हैफा, याफा और एकर से भी फिलिस्तीनियों को निष्कासित, मतलब वहाँ से भी निकाला गया था। अब देखिए, डेर यासीन से दहमश मस्जिद तक 1948 के गांव अभी भी मौजूद हैं। तो अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई, उसकी वजह से लोग अपनी जगह, शहर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन आम जनता को इन चीज़ों में क्या लेना देना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनकी जीवन को ही खतरा हो जाता है इसमें। हालांकि लड़ाई तो दो जो सत्ता होती है उसके बीच लड़ाई होती है, लेकिन जो आम जनता वो ऐसे ही पिसती रहती है। तो इसी तरह से जो कह रहे हैं कि आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। 9 अप्रैल 1948 को जेरूसलम के नज़दीक लगभग 600 लोगों का एक छोटा गांव था, फिलिस्तीनी समुदाय था, जिसको डेर यासीन गांव या नकबा के सबसे कुख्यात अत्याचारों में से एक बना दिया गया था। मतलब कि जो नकबा में अत्याचार हुए थे, नकबा के मतलब नकबा हम ऐसे सिचुएशन कहेंगे जहां पर लोगों का नरसंहार हुआ था, लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया था, या फिर अपनी मर्जी से, मजबूरी में, या फिर उनको निकाल दिया गया था। तो उसके इसी में एक गांव है डेर यासीन, तो इसके गांव अभी भी मौजूद हैं। ये एक अत्याचारों का एक स्थल बन चुका था। इरगुन और लेही नामक 2 कट्टरपंथी ज़ाउनी मिलिशिया ने भोर में गांव पर हमला किया था। तो ये गांव है इजराइल के पैलेस्टीनिया के, जबकि कथित तौर पर यह तटस्थ है कि पड़ोसी यहूदी समुदाय के साथ एक गैर आक्रामकता की संधि है। ये हमला ऑपरेशन नश्चोन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था इजरायली बलों के लिए यरूशलेम तेल अवीव सड़क को सुरक्षित करना था। मतलब कि एक ऑपरेशन किया गया था नश्चोने, उसका क्या उद्देश्य था कि इजरायली जो बल हैं, मतलब इजरायली जो लोग हैं, उनके लिए यरूशलेम तेल अवीव सड़क को सुरक्षित करना।
मतलब जो यरूशलेम की जो जगह है वो इजराइलियों को लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके परिणाम क्या निकलते हैं नकबा के? युद्ध के अंत तक जितने भी युद्ध होते हैं छोटे छोटे या किसी हफ्ते में या कुछ महीनों में सालों में, उसके अंत तक इजराइल ने पूर्व फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर तो कब्जा कर लिया था, जो कि यूएनए विभाजन योजना से कहीं ज़्यादा था। जो यूएनए विभाजन प्रस्ताव आया था उसमें ये कहा गया था कि ऐसे मतलब 2 ऐसे पार्ट बनाए जाएंगे, 2 हिस्से ऐसे इस देश के किए जाएंगे जिसमें यहूदी और जो फिलिस्तीन लोग अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब युद्ध होता है, जब अरेबी कंट्रीज इजराइलियों पर हमला कर देती हैं, तो इजराइल में कौन लोग थे? यहूदी लोग थे, जिनको पहले ही इतना ज़्यादा तिरस्कार अपमान देखने को मिल रहा था। तो उनके मन में ऐसा था कि अगर हम इस बार भी दब गए, इस बार भी हम इन सभी कंट्री से हार गए, तो हमारे लिए तो कोई जगह नहीं बचेगी इस संसार में। तो इसी वजह से वो डटकर मुकाबला करते हैं और उन सभी अरेबी कंट्रीज़ को हरा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इजराइल जो है वो पैलेस्टीन के जो बहुत ज़्यादा 78% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। लगभग 15,000 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं और लाखों लोग शरणार्थी बन जाते हैं, जो गाज़ा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया के शरणार्थी शिविरों में बसे थे। तो वहाँ पर शरणार्थी जैसे गाज़ा पट्टी, जिसमें आज हमास संगठन का राज है, मतलब वो शासन करता है, और उसके और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तो इन जगहों पर जाकर बस जाते हैं। नकबा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक कई आयामों वाली एक त्रासदी है। तो सबसे पहले इसको एक जातीय सफाई का नाम दिया जाता है। कई इतिहासकार, जिसमें इलान पप्पे लेखक हैं, लेखक उनकी बुक कौन सी है, द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टीन, वे तर्क देते हैं कि नकबा एक सुनियोजित जातीय सफाई थी। मतलब एक जाति के लोग यहाँ से साफ कर दिए गए थे। प्लान डॉलेट हगनाहा का एक सैन्य दस्तावेज है। वहाँ पर फिलिस्तीनी गांवों को नष्ट करने, उनकी आबादी को निष्कासित करने की रणनीति थी। ज़ाउनी बलों ने गांव को घेर लिया था, निवासियों को निष्कासित कर दिया और उनके घरों को विस्फोटकों से उड़ा दिया था या बुलडोज़र से नष्ट कर दिया था। तो इसको एक जातीय सफाई का नाम दिया जाता है। अब देखिए लोग क्या कहते हैं, वापसी का अधिकार है हमें। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 194 आता है। फिर जब 181 हमने देखा था, जब देश को 2 हिस्सों में बांटने की बात की गई थी। फिर आता है 194 1948 में, उसमें कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके घरों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इजराइल ने इस अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इजराइल चाहता था कि अब हम अपने एरिया पर किसी और को नहीं आने देंगे। आज 60 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और वापसी का अधिकार उनकी राष्ट्रीय मांग का एक हिस्सा है। मतलब नेशनल सत्र पर उनकी मांग की जा रही है कि वो अपने जगह, अपने घर, अपने देश में वापस आने का उनको अधिकार है। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं होने देना चाहता। सांस्कृतिक और सामाजिक नुकसान हुए इसमें। नकबा ने फिलिस्तीनी समाज को ख़त्म कर दिया था, मतलब विखंडित, बिल्कुल ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। परिवार बिखर गए थे, सांस्कृतिक स्थल जो थे नष्ट हो गए थे, ऐतिहासिक अभिलेख जो थे, इतिहास में जो भी मिलते हैं पुरालेख जो भी मतलब जो अभिलेख होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, मतलब कहीं ना कहीं खो गए थे। कई फिलिस्तीनी गांवों के नाम बदल दिए गए और उनकी जगह पर इजरायली बस्तियां बनाई गई या राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे, जिससे फिलिस्तीनी इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। तो एक ऐसी हो रही कि जो फिलिस्तीनी लोग थे उनके इतिहास, उनकी संस्कृति, समाज को नष्ट करने की कोशिश की गई है। फिलिस्तीनी नकबा को एक निरंतर प्रक्रिया मानते हैं। जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो नकबा को कहते हैं कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, क्योंकि विस्थापन और कब्जे की नीतियां आज भी जारी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये चाहते हैं कि विस्थापन और जो कब्जा है वो आज भी हो रहा है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। अगर हम वर्तमान की बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम इजरायली बस्तियों का विस्तार हो चुका है। यहाँ पर फिलिस्तीनी घरों का विध्वंस हो गया है और सैन्य चौकियों को विस्थापित को बढ़ावा दे रही हैं। मतलब जो सैन्य की चौकियां, उनका जो विस्थापन हो, मतलब वहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट, उसको बढ़ावा मिल रहा है। 2024-25 में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्ती हिंसा में वृद्धि हुई थी। मतलब इजरायली बस्ती में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए थे या फिर वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे। गाज़ा में क्या सिचुएशन है? 2023 से चल रहा है इजराइल हमास युद्ध ने गाज़ा को तबाह कर दिया है। 2025 तक आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें 50,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 20 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं।
मार्च 2025 में गाज़ा में मानवीय सहायता की पूर्ण नाकाबंदी से भूखमरी फैल चुकी है, बीमारी को बढ़ावा मिल गया यहाँ पर, जिसे लोग दूसरा नकबा का नाम दे रहे हैं। तो जो गाज़ा में अभी सिचुएशन बन रही है, जहाँ पर इजराइल ने अभी नाकाबंदी कर दी है, ना तो वहाँ कोई अनाज ले जा सकता है, ना कोई वहाँ से आ सकता है, तो इसको लोग कह रहे हैं कि ये दूसरा नकबा जैसी एक सिचुएशन है। और वहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि एक तो वहाँ पर भूखमरी इतनी, अनाज नहीं मिल रहा, दूसरा वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल वगैरह, उनको भी नष्ट किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, और कई देशों के द्वारा इसकी आलोचना भी हो रही है। इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीनी जो हैं उनकी क्या स्थिति है? इजराइल में रहने वाले फ़िलिस्तीनी नागरिक, जैसे लगभग 20% आबादी है उनकी, वहाँ पर भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। भूमि जब्ती, मतलब उनकी जो भूमि है उनको उन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। सांस्कृतिक दमन, मतलब उनकी संस्कृति को दबाने की कोशिश हो रही है। तो कुछ ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोग जो इजराइल में रहते हैं। अब देखिए नकबा दिवस उन्होंने कैसे मनाया है। हर साल 15 मई को मनाया जाता है, जो कि इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के अगले दिन पड़ता है। मतलब कि 14 मई को ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की स्वतंत्रता हुई थी, इजराइल आज़ाद हुआ था, और 15 मई को नकबा डे मनाया गया था। इसी दिन फिर क्या होता है, वेस्ट बैंक, गाज़ा, विदेशों में फ़िलिस्तीनी समुदाय रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2025 में 77 वर्षगांठ पर रामलला, हेब्रोन और गाज़ा में बड़े मार्च हुए थे। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ऐसे मार्च निकाले जाते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष सत्र आयोजित किया था नकबा दिवस को लेकर। नकबा का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व क्या है? नकबा ने फ़िलिस्तीनी पहचान को गहराई से प्रभावित किया है और इसे कला, साहित्य, लोक संस्कृति में व्यक्त किया जाता है। मतलब जब नकबा हुआ था तो जो फ़िलिस्तीनी लोगों की पहचान थी वो पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश हो रही थी, जैसे कि उनकी पूरी तरह से गांव उजाड़ दिए गए थे, मतलब मिट्टी के ढेर बना दिए थे। उनकी जो संस्कृति थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। जो भी उनके सांस्कृतिक जैसे होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल जो उनकी बुक्स होती हैं, जब कहीं भी उनका जो धर्म के बारे में, जब उनकी संस्कृति, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, तो उन चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके प्रतीक के तौर पर आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों ने संभाल कर रखी हुई, जैसे कि चाबी। कई फ़िलिस्तीनी परिवार अपने 1948 के घरों की चाबियां संभाल कर रखते हैं, जो कि वापसी की उम्मीद का एक प्रतीक है। अभी भी लोगों में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें वापस जाने का मौका मिलेगा, तो इसी वजह से वो लोग अपने घर की चाबियां संभाल कर रखते हैं आज भी। तो यहाँ पर आप पोस्टर में भी देख सकते हैं, ये देखिए चाबियों का एक पोस्टर है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि हमें अधिकार है अपने घर वापस जाने का, ये मांग कर रहे हैं। हंडाला के कार्टूनिस्ट नाजी अल अली का बनाया गया यह एक चरित्र है, एक शरणार्थी बच्चे के रूप में नकबा और प्रतिरोध का प्रतीक है। कुर्ता, फिलिस्तीनी कढ़ाई ततरीज वाला पारंपरिक परिधान सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। तो ऐसे कुर्ते पहनते हैं जो फिलिस्तीनी पहचान को दर्शाए जाते हैं। साहित्य और कला, लेखक ऐसे हैं जैसे कि महमूद दरवेश हैं, या फिर कनाफानी और एडवर्ड सैयद ने नकबा को अपनी रचनाओं में भी चित्रित किया है। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि इतिहास में इसको बहुत सारे लेखकों के द्वारा अपनी कला और साहित्य में भी इसको दर्ज किया गया है। उनका इसका उल्लेख मिलता है उनके जो साहित्य, जो कला है, उनकी जो भी राइटिंग्स हैं उनमें, और कई फिल्मों में भी इसकी सिचुएशन इसको दिखाया गया है। द टाइम दैट रिमेन्स एलिया सुलेमान की, और 1948 क्रिएशन एंड कैटास्ट्रॉफ नकबा की कहानी को दर्शाता है। तो नकबा आप देख सकते हैं उनके लिए कितना महत्व है नकबा दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और विवाद क्या होते हैं इस पर? इजराइल आधिकारिक तौर पर नकबा को एक ऐतिहासिक त्रासदी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। मतलब इजराइल को इसको मान्य नहीं देता। वो कहता है कि ये तो हमारा हक था, हमने अपनी जगह पर, मतलब हमें आना था, इसलिए हमने लोगों को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके मन में आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भावनाएं हैं इसको लेकर। जब पीछे हमने देखा, अभी लोग इसमें रैलियां निकालते, प्रदर्शन करते हैं, और अपने घरों की चाबियां आज तक संभाल कर रखी हैं उन लोगों ने, कि उन्हें उम्मीद है कि हम कभी ना कभी अपने घर वापस जा पाएंगे। कुछ इजरायली इतिहासकार कहते हैं कि जैसे बेनी मॉरिस हैं, तो ये इतिहासकार हैं, विस्थापन को स्वीकार करते हैं लेकिन इसे युद्ध की आवश्यकता मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये युद्ध
की आवश्यकता है वो ऐसा उनके लिए है कि जो नकबा है वो उसको हम एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन युद्ध इसके लिए ही हुआ था। 2011 में इजराइल ने एक कानून पारित किया था, नकबा लॉ, जो नकबा स्मरण के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को सीमित करता है। मतलब कि नकबा स्मरण के लिए कोई भी अगर सार्वजनिक धन देता तो उसके एक लिमिट रखी गई थी। वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? कई देश, विशेष रूप से अरब और गैर पश्चिम देश, नकबा को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखते हैं। पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, नकबा पर चर्चा सीमित रही है, मतलब बहुत कम चर्चा हुई। लेकिन हाल के वर्षों में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस अधिकार को उजागर किया है। मतलब अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज है वो इस चीज़ को बहुत ही कम उनके देश में इस चीज़ को लेकर बहुत ही कम चर्चा हुई है। लेकिन जो मानव अधिकारों के संगठन है वो अभी लोगों के अधिकारों को उजागर कर रहे हैं कि उनको भी अधिकार है अपने घर वापस जाने का। नकबा के आंकड़े क्या है? 1948 से 2025 तक। 1948 में जो लोग विस्थापित हुए थे 7,50,000 फिलिस्तीनी एक जगह, मतलब अपना जो घर बार छोड़कर कहीं और चले गए थे। प्रेजेंट की बात करें तो 60 लाख जो हैं 2025 में 60 लाख शरणार्थी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। नष्ट 530 से ज़्यादा गांव नष्ट हो चुके हैं। मृत्यु 15,000 फिलिस्तीनियों की मृत्यु हुई थी 1948 युद्ध में। गाज़ा में विस्थापन 2023 से 25 में 20 लाख लोग गाज़ा में विस्थापित होते हैं। वेस्ट बैंक में जो बस्तियां 2025 में 7 लाख और इजरायली बस्तियां निवास करती हैं। अब देखिए 1948 में नकबा और 2025 में गाज़ा से बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। आप देख सकते हैं ये है नकबा की पिक्चर है और ये 2025 की है जब लोग विस्थापित होते हैं गाज़ा से कहीं और चले जाते हैं। अब देखिए अमेरिका में इसको लेकर एक आवाज़ उठाई जाती है, लामबंदी। अमेरिका कांग्रेस में सेवारत एकमात्र जो फिलिस्तीनी अमेरिकी हैं, मतलब ये फिलिस्तीन की थी, अभी ये अमेरिका की सिटीज़न है। कांग्रेस सदस्य हैं रशीदा तलीब। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को नकबा को औपचारिक रूप से मान्यता देने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों की पुष्टि करने का उन्होंने अपील की है। तालिब ने इस बात पर जोर दिया है कि नकबा महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि एक जारी संकट है जो आज भी चल रहा है। नकबा कभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज हम इजरायली रंगभेदी शासन की गाज़ा में नरसंहार करते हुए देख रहे हैं। यह फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को मिटाने का अभियान है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञापित उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कहा है कि आज भी इजराइल में लोग रंगभेद का शिकार हो रहे हैं और उनकी फिलिस्तीनियों की अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आवाज़ उठा रही हैं फिलिस्तीनियों लोगों के लिए। नकबा का भविष्य क्या है? फिलिस्तीनियों की मांग क्या है? वापसी का अधिकार। वो कहते हैं कि हमें वापसी चाहिए, हम अपने देश में वापस जाना चाहते हैं। ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारता, मतलब जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है नकबा उसको इजराइल के द्वारा या जो बाकी जो कंट्रीज है जो नहीं मानती उसके द्वारा इनको स्वीकार किया जाए, मान्यता दी जाए और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य चाहते हैं। तो ये फिलिस्तीनी लोगों की मांग है, लेकिन इसको लेकर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इजराइल इनकार कर रहा है इस चीज़ को लेकर। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इजराइल चाहता है कि जो जितना भी एरिया अभी जो फिलिस्तीनी है जहाँ लोग रहते हैं फिलिस्तीनी, तो उस पर भी इजरायली लोगों का कब्जा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता है और क्षेत्रीय अस्थिरता भी बनी हुई है और इसकी उम्मीद अगर हम देखें तो वैश्विक एकजुटता हो सकती है। अगर पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर मतलब साथ दें या उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करें तो ऐसा हो भी सकता है। विशेष रूप से युवा और नागरिक समाज आंदोलनों ने नकबा और फिलिस्तीनी अधिकारों को अधिक दृश्यता दी है। तो जैसे कि आज रैलियां निकाली गई हैं मतलब नकबा डे पर और प्रदर्शन किए गए हैं, तो पूरे वैश्विक सत्र पर इसको उजागर किया गया है। तो लोगों के सामने ये सिचुएशन आई है कि नकबा क्या है। अगर ऐसा उनके द्वारा प्रदर्शन, रैलियां, आंदोलन नहीं किए जाते तो आज हमारे सामने भी ये चीज़ नहीं आ पाती कि नकबा क्या है और ये लोग क्यों मनाते हैं या इस दिन क्या हुआ था। तो ये हम पूरी इस न्यूज़ में हमने ये देखा कि नकबा क्या है, इसका महत्व क्या है, लोग इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर इसको देखा जाए जो आज भी सिचुएशन बन रही है इजराइल और गाज़ा की, उसमें जो इजराइल में भी जो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं उनके अस्तित्व को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हो सकता है जो इजरायली लोग हैं, इजराइल में कौन है, यहूदी लोग हैं, तो जो यहूदी लोग हैं उनके साथ भी इतिहास में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। जब जर्मनी में जो हिटलर का शासन था उस समय उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता था और उनको ऐसे मतलब
ऐसे कहा जाता था कि आपकी कोई मतलब अस्तित्व नहीं है संसार में, या आपका कोई भी देश नहीं है, तो उनको वहाँ से निकाला गया था। वो जब वहाँ से निकले थे जर्मनी से, तो फिर उन्होंने अपना एक अलग से इजराइल देश बनाना शुरू किया था। तो वहीं पर जो फिलिस्तीनी लोग थे उनके क्षेत्र को भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसी बीच ये तनाव इतने बढ़ जाते हैं कि आज ये बहुत बड़ा जैसे युद्ध अभी हमास और गाज़ा में जो हमास को लेकर चल रहा है फिलिस्तीनियों के बीच, फिलिस्तीनी और इजराइलियों के बीच, तो उसको आज भी हम देख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आम जनता का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मतलब ज़िंदगी खराब हो रही है, उनके जीवन को नष्ट किया जा रहा है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कि नकबा के जो लोग मांग कर रहे हैं, नकबा को लेकर उन्हें अधिकार उनके मिलने चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।